फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। 2013 में जो ओरिजिनल डेफिनेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी को मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होना जरूरी है। 2015 में ये मिनिमम रिक्वायरमेंट को हटाया गया था। अब आज के डेट में जो कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में होता है, उसी को हम लोग जो है प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जो है लेजिस्लेटिव मैंडेट था, अभी एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन हो गया है कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल को प्रिस्क्राइब करेगा, उसको कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। ये क्यों किया गया था? ये ईज ऑफ बिजनेस को दिमाग में रखते हुए ये डिस्क्रिशन एग्जीक्यूटिव को दिया गया था। अब आते हैं व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल। द अमाउंट ऑफ मनी ए कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ स्टॉक is called the paid up share cap। मतलब कंपनी जब अपने शेयर्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के थ्रू प्राइमरी मार्केट में जब बेच के जो पैसे रिसीव करती है उसको पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब आते हैं कि बाकी रिक्वायरमेंट्स के लिए मेंबर्स के बारे में देखें तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। ये एग्जेम्प्टेड है 1% कंपनी के लिए। जो 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, वो स्पेशल कंडीशन है। अब मेंबर्स कौन होते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि 3 तरीके के लोग मेंबर्स हो सकते हैं। सबसे पहले है कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन के टाइम और जिनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर एंट्री किया हुआ है, उन सबको हम लोग जो है मेंबर्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है कि जो पर्सन्स एग्री करते हैं इन राइटिंग टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, जिनका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया हुआ है, उनको भी हम लोग मेंबर कहते हैं। अब आते हैं शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जिनका नाम जो है बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी में एंटर किया हुआ है, उनको भी हम लोग जो है मेंबर बोलते हैं। अब आते हैं कि प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करते वक्त 2 लोगों का रिक्वायरमेंट होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना पड़ता है। वो जो 2 मेंबर्स होते हैं वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स होना चाहिए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स नहीं होना चाहिए। वो 2 मेंबर्स नॉमिनी हो सकते हैं, एक ही सिंगल पर्सन का उनका सब्सक्रिप्शन मियर फॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम 2 लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्या ये 2 लोग नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए? क्या उनमें से एक या दोनों लोग लीगल पर्सन हो सकते हैं? मतलब लीगल पर्सन हियर इन द सेंस कोई अदर कंपनी हो सकते हैं, वो वैलिड है और परमिसिबल है। क्या वो पर्सन माइनर हो सकता है? नहीं। माइनर हु इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कैपेबल नहीं है, ऐसा पर्सन मेंबर नहीं हो सकता है। तो माइनर के बिहाफ में उसका गार्जियन जो है सब्सक्राइब कर सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आते हैं, क्या कोई जॉइंट हिंदू फैमिली सब्सक्राइबर हो सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ जॉइंट हिंदू फैमिली इज नॉट ए पर्सन। तो ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, कर्ता द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर सकता। अब आते हैं बाकी मेंबर्स जो बताया गया है उसके बारे में। तो एम्प्लॉइज जो है कंपनी के, उन लोगों को मेंबर्स के हिसाब से काउंट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन पहले मेंबर के हिसाब से एनरोल किया, उसके बाद उसको अगर एम्प्लॉय के हिसाब से इंडक्ट किया गया है, तो ऐसे पर्सन्स को हम लोग मेंबर के हिसाब से काउंट कर सकते हैं even after ceasing to be an employee। Directors of the company are members of the company। अगर वो directors एम्प्लॉयज बन जाते हैं तो वो लोग मेंबर्स के हिसाब से नहीं काउंट हो सकते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर्स जो हैं उनको सिंगल मेंबर के हिसाब से काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर को 2 लोग होल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे उन लोगों को, चाहे वो लोग 2 पर्सन्स हैं, लेकिन उनको एक ही मेंबर के हिसाब से काउंट करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो लोग मेंबर, जो डेफिनेशन जो मेंबर्स का दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में, उसमें आते नहीं हैं। इसलिए डिबेंचर होल्डर्स चाहे एक प्राइवेट कंपनी का 200, 400, 500 हो सकते हैं, लेकिन
मेंबर्स का लिमिटेशन जो है वो 200 का 200 ही होना चाहिए। सो हियर मिनिमम 2 लोग होना चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होना चाहिए अगर कोई कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर रजिस्टर करानी है तो। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो हैं शेयर होल्डर का प्रॉपर्टी होती हैं। ओनर को प्रॉपर्टी का फुल एंजॉयमेंट होने का हक है। वो हक जो है वो इंक्लूड करती है राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स के ऊपर एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है। किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 वो रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए या प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। जुडिशरी ने रिस्ट्रिक्शन बाय वे ऑफ प्रीएम्पशन को रिकॉग्नाइज किया है। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन बाय वे ऑफ प्रीएम्पशन? मतलब एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर जब डिसाइड करते हैं कि अपने शेयर्स को बेचने, तो सबसे पहले उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो बाहरी आदमी को ऑफर कर सकता है शेयर्स को। ये प्रिंसिपल क्यों रखा गया था? ये प्राइवेट कंपनी जो है वो एक क्लोजली निटेड फैमिली के जैसे है, ताकि फैमिली का प्रॉपर्टी फैमिली के अंदर ही रहे। इसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू, इस वजह से इसको रिस्ट्रिक्शन बाय वे ऑफ प्रीएम्पशन को एक वैलिड रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से काउंट किया गया था। अगर ऑफर करने के बाद भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कोई उसको परचेज करने आगे नहीं आया या वो लोग फेयर प्राइस नहीं दे रहा है, तब जो है ये शेयर होल्डर जो है उसको बाहरी आदमी को बेच सकता है। मतलब जब तक ऐसा सिचुएशन ना आए कि अंदर के शेयर होल्डर्स कोई परचेज नहीं कर रहा है या जो वो लोग शेयर जो ऑफ़र कर रहे हैं वो फेयर प्राइस नहीं है, तब तक जो है इस बंदे को बाहरी आदमी को बेचने की परमिशन नहीं है। जब ये सिचुएशंस आ जाता है तभी वो बाहरी आदमी को शेयर्स बेच सकता है। उसके बाद ये आता है कि रेस्ट्रिक्शंस जो प्रिस्क्राइब नहीं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको वो इनवैलिड है, और रिस्ट्रिक्शंस जो 2 शेयर होल्डर्स के बीच के प्राइवेट एग्रीमेंट से निकल के आ रहा है वो भी इनवैलिड हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस एग्रीमेंट ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है वो सारे यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं सारे शेयर होल्डर्स के ऊपर। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर एक एक्सप्रेस प्रोहिबिशन है कि वो लोग पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू या पब्लिक इश्यू के थ्रू इनवाइट नहीं कर सकते हैं। ये एक क्लियर प्रोहिबिशन है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक ऑफ़र या पब्लिक इनविटेशन एक प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकते हैं अपने शेयर्स के लिए या डिबेंचर्स के लिए या कोई अदर सिक्योरिटी के लिए। इसका मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंपनी जो है अपने कैपिटल प्राइवेट अप्रोच के थ्रू ही कलेक्ट कर सकती हैं, पब्लिक अप्रोच नहीं कर सकती हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कि प्राइवेट कंपनी जो है इस हिसाब से अपनी कंपनी के मेंबर्स को चुन सकती है। वो किसको मेंबर बनाना चाहती है, किसको मेंबर नहीं बनाना चाहती है, वो डिस्क्रिप्शन उसके पास होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है कि प्राइवेट कंपनी जो है एक क्लोजली निटेड फैमिली के जैसी है। वहाँ पे सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन इस फैमिली में एंटर कर सकता है, कौन इस फैमिली में एंटर नहीं कर सकता है। इस वजह से पब्लिक ऑफरिंग नहीं होता है। अब आते हैं 1% कंपनी के बारे में समझते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो है सब पहली बार हमारे कंट्री में ये 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1C के तहत 1% कंपनी जो है उसको प्राइवेट कंपनी के कैटेगरी में डाला गया था। उसको कंसिडर करते हैं एज ए प्राइवेट कंपनी। OPC जो है उसमें ये एक 1 शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसका लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है कंपनी के ऊपर ही लिमिटेड होती हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1C के तहत ये कंपनी 1% कंपनी जो एक लॉफुल पर्सन के लिए एक पर्सन से बना है
मतलब उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक ही बंदा सब्सक्राइब करेगा, तो उसी को जो है हम लोग 1% कंपनी बोलते हैं। ओपीसी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो जो 1% है उसका नाम भी लिखना चाहिए, उसके अलावा एक और पर्सन का भी नाम लिखना चाहिए जो एक्सीजेंसीज में, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसके डेथ या उसके जो बीमारी पड़ने से कंपनी को चलाने वाला। तो मतलब यहाँ पे दो नाम होते हैं, एक होता है जो पर्सन जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया, सेकंड पर्सन जो एक्सीजेंसीज में जो फर्स्ट पर्सन के बिहाफ में कंपनीज को हैंडल करेगा। अब जो वर्ड्स 1% कंपनी जो है वो हमेशा उस कंपनी के नीचे ब्रैकेट्स में दिया होना चाहिए, ताकि बाहरी लोगों को, या प्रिंटेड होना चाहिए या फिक्स्ड होना चाहिए, एंग्रेव्ड होना चाहिए, ताकि बाहरी आदमी को पता चले कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कंपनी। 1% कंपनी जो है उसको कभी भी निधि कंपनी जो मतलब जो नॉन कमर्शियल या नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो काम करती है उस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। 1% कमीशन कंपनी हमेशा जो है कमर्शियल पर्पस के लिए ही बनती है। एक 1% कंपनी का जो मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख के अंदर होना चाहिए, और उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड जो है वो 2 करोड़ से ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर वो 50 लाख के ऊपर या 2 करोड़ के ऊपर चला जाएगा तो वो सीज हो जाती है एज ए 1% कंपनी, और उसको कंपल्सरीली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एज ए प्राइवेट कंपनी और ए पब्लिक कंपनी विद इन 6 मंथ्स पीरियड। जिस डेट से वो उसका पेड अप कैपिटल एक्सीड हो गया या टर्नओवर एक्सीड हो गया, उस डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के हिसाब से। और जब वो 1% कंपनी जो है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है तो उसको जो है उसका जो बाकी रिक्वायरमेंट्स जो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी को फुलफ़िल करना चाहिए वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एक 1% कंपनी वॉलंटरीली जब से इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 2 साल के अंदर अंदर अपने आप को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं। तो मिनिमम इनकॉर्पोरेट होने के बाद मिनिमम 2 साल उसको वेट करना पड़ेगा अपने आप को वॉलंटरीली पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर कोई भी एक प्राइवेट कंपनी अदर दैन रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो निधि कंपनी बोलते हैं, ठीक है, अदर दैन दैट एक प्राइवेट कंपनी जब उसके पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से नीचे हो जाती है, ठीक है, या उसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड हुए 2 करोड़ से नीचे हो जाती है, तब वो अपने आप को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में 1% कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। कौन 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है? मैंने बोला था कि प्राइवेट कंपनी में जो 2 मेंबर्स होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं, उनमें से दोनों भी लीगल पर्सन हो सकते हैं, या एक नेचुरल पर्सन या एक लीगल पर्सन हो सकता है। लेकिन ओपीसी के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है। एक बॉडी कॉरपोरेट जो है वो 1% कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। अब ये नेचुरल पर्सन कौन होता है? ये नेचुरल पर्सन हर कोई नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन है एंड रेसिडेंट इन इंडिया है वही एलिजिबल है इन 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। अब रेसिडेंट इन इंडिया का जो मीनिंग है वो है रूल नंबर 3.1 में दिया हुआ है। उसका मतलब है जो पर्सन इंडिया में नॉट मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर रह रहा है, स्टेड है, उसी को हम लोग जो है रेसिडेंट इन इंडिया बोलते हैं। अब जो नेचुरल पर्सन हैं जो 1% कंपनी में
एक नेचुरल पर्सन जो एक कंपनी का मेंबर है 1% कंपनी का, वो दूसरे कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। मान के चलिए कि एक 1% एक पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है, वो एक कंपनी का मेंबर है और दूसरे वो पीसी में वो नॉमिनी है। अगर मान के चलिए कि वो दूसरे कंपनी में जहाँ पे ये नॉमिनी है वहाँ का जो फर्स्ट पर्सन है वो गुजर गया, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा उसका मेंबर। ऐसा सिचुएशन में उसको विद इन 180 डेज़ के अंदर इन दोनों का वो पीसी में एक को चुनना पड़ेगा और दूसरे के मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। नो माइनर शेल बिकम मेंबर आर नॉमिनी ऑफ दी 1% कंपनी आर कैन होल्ड शेयर विथ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे माइनर जो है किसी भी हालत में 1% कंपनी का मेंबर ना बन सकता है, ना नॉमिनी बन सकता है, ना इसका शेयर्स होल्ड कर सकता है। अब आते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में बात करेंगे। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में दिया हुआ है। ये भी जो है जो लेटेस्ट जो डेफिनेशन है वो एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 2017 के हिसाब से है। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर दैन ए प्राइवेट पब्लिक कंपनी। ये क्लियर दिया हुआ है कि स्मॉल कंपनी कभी भी जो है पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है, वो हमेशा प्राइवेट कंपनी के कैटेगरी में आती है। एक कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती है जब इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस और जिसका टर्नओवर विच इज़ एज पर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। तो आपको 1% कंपनी में और स्मॉल कंपनी में दोनों में कंडीशंस पेड अप शेयर कैपिटल का और टर्नओवर का एक ही है। ठीक है, वो है कि नॉट मोर देन 50 लाख रुपीस एंड नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीस। अगर ऊपर हो गया है तो वो प्राइवेट कंपनी के या पब्लिक कंपनी के अंदर में रजिस्टर उसको करना पड़ेगा। अब स्मॉल कंपनी का जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं इंक्लूड होती हैं, कोई नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन नहीं आती है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे 1% कंपनी को हम लोग नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, ऐसे ही स्मॉल कंपनी को भी नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है। और कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट वो भी आपका स्मॉल कंपनी के अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है। अब आते हैं 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी जो है जैसे मैंने बताया था नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए नहीं बन सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।